तो हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, कंप्ट्रोलर जनरल की। ठीक है, तो ये दोनों जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, फिर सीएजी जो हो गया, ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं यार। ठीक है, जो टॉपिक हम कवर करते हैं पार्लियामेंट के अंदर, लक्ष्मीकांत ने जो कवर्ड, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की फॉर्म में है, बट हाँ हम उस प्रकार से कवर नहीं करेंगे यार, बिकॉज इंडिविजुअली ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सब टॉपिक में हम डिवाइड कर रहे हैं चीज़ों को, जिससे आसानी से हमको रिटेन करने में चीज़ों को, फैक्चुअल रिटेंशन भी एंड कंसेप्चुअल रिटेंशन भी दोनों आसान हो। सो स्टार्ट करते हैं यार क्वेश्चन नंबर 1 से। विद रेफरेंस टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विच द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट। हमको बात करनी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, है ना, मतलब इलेक्शन कमीशन की, तो हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट। द इलेक्शन कमीशन इज अ परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी एस्टेब्लिश्ड अंडर द लेजिस्लेशन इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट। क्या लेजिस्लेशन से बना है भाई? क्या ये लेजिस्लेशन से बना तो स्टेटरी बॉडी होता, बट इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। भाई कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से मेंशन है। Okay, the election commission shall consist of the chief election commissioner and such number of other election commissioners if any as the parliament may from time to time fix। देखो भाई, ये डिसाइड कौन करता है? प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, नॉट पार्लियामेंट। कितना नंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन होगा उसको प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। The condition of service, tenure, qualification of the election commissioners is determined by the parliament। देखो भाई, इसको नंबर को भी एंड जो कंडीशन ऑफ सर्विस है उसको भी, दोनों को कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट। हमसे इनकैट पूछा, इनकैट तीनों हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा सी। तो लोग सोचेंगे यार यहाँ पे पार्लियामेंट क्यों नहीं है? तो पार्लियामेंट में चुनाव होता है, कभी भी चुनाव को देखते हुए कुछ भी कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन के साथ। लेकिन एक और चीज़ है यार, क्योंकि प्रेसिडेंट भी जो है दे आर बाउंड टू द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसीलिए एक तरीके से, है ना, पॉलिटिशियन का ही सबसे बड़ा खेल है। और पॉलिटिशियन को बनाता कौन है? हम। तो एक तरह से इंडिविजुअल के अंदर में सबसे पावर है एक इंसान के अंदर में, तो आप जो चाहो वैसे देश चल सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विद रेफरेंस टू द इलेक्शन कमीशन विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। फिर से हमसे किसके बारे में पूछा गया? इलेक्शन कमीशन के बारे में पूछा गया, फिर से इनकरेक्ट पूछा गया है। The Election Commission has been functioning as a multi-member body consisting of 3 election commissioners since its inception। ना, 3 इलेक्शन कमीशन उसके इंसेप्शन जब से बना था तब से नहीं थे भाई। ये तो 1993 में है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो 3 जजेस वाला जो कॉन्सेप्ट था वो 1993 में आया था। उससे पहले एक ही मेंबर थे। ठीक है, वो तो TN सेशन का जो खेल था उसके बाद देखने को मिला सब लोगों को। दिस इज इनकरेक्ट। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैज़ इक्वल पावर एंड सैलरी similar to those of the judge of the Supreme Court, whereas other election commissioners are similar to the judge of the High Court। क्या ये सही है भाई? देखो, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं एंड जो अदर इलेक्शन कमीशन होते हैं, इनके पास इक्वल पावर होती है, इक्वल सैलरी होती है। किसके से? ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के से। ऐसा नहीं है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ज़्यादा होगा एंड जो बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे उसके हाई कोर्ट के जितना जज की जितना चीज़ें रहेगी, ऐसी नहीं है भाई। सबकी, तीनों मेंबर्स का जैसा होगा वो कैसा होगा भाई? जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जैसा होगा। इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमॉन्ग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर, द मैटर इज डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ना, इसको डिसाइड किया जाता है बाय व्हाट? इट इज डिसाइडेड बाय द मेजोरिटी। ओके, सो हमसे इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट फिर तीनों हो गए, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? विद रेफरेंस टू द इलेक्शन कमीशन। फिर से इलेक्शन कमीशन की बात करें भाई, हम क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन की कर रहे हैं तो क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन से पूछा जाएगा ना। सीएजी और इलेक्शन कमीशन से ही क्वेश्चन होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, चुनाव अभी भी हो रहा है तो इलेक्शन कमीशन तो न्यूज़ में है ही, है ना। तो क्वेश्चन हमेशा ये न्यूज़ में रहता है कि चुनाव तो कभी ना कभी कहीं पे होते रहता है, तो इसीलिए हमेशा इसको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ के क्वेश्चन में आते रहना यार इसके। The Election Commission is provided with the security of tenure and is removed on the ground similar to the judges of the Supreme Court। जो इलेक्शन कमीशन होता है, मतलब जिसके अंदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया जाता है क्या? बिल्कुल सही बात है। और जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया था उसी प्रकार इनको भी रिमूव किया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट जज को रिमूव करना थोड़ा मुश्किल है यार, थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल है यार। ओके,
तो ये अपना जो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के अंदर ऑफिस होल्ड नहीं करते, जैसे जो मिनिस्टर्स होते हैं दे होल्ड द ऑफिस अंडर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, बट दे डू नॉट होल्ड द ऑफिस अंडर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है बट हाँ होल्ड ऐसे नहीं करते उनके ऊपर से। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट बार्ड द रिटायरिंग इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट। बिल्कुल सही बात है ना। सपोज करो कोई इलेक्शन कमीशन 65 की एज में रिटायर होता है तो फर्दर गवर्नमेंट के अंदर है ना अपॉइंटमेंट के लिए क्या है, एलिजिबल है। बिल्कुल सही बात है। थर्ड स्टेटमेंट है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब द क्वालिफिकेशन दैट इज लीगल, एजुकेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल एंड द टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन। देखो भाई इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं भी बात नहीं की है ना। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है यार, अगर इसने इस चीज़ की बात की तो और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो मेनली हमारे पास याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल में चीज़ें किसके बारे में दी गई है, पार्लियामेंट के बारे में। बाकी उसके बाद कोई भी चीज़ जो है वो उतनी डिटेल में नहीं दी गई है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट तो यहाँ पे भी हो जाएगा, मतलब करेक्ट हमसे पूछा है ना। हाँ बिल्कुल फर्स्ट इज करेक्ट ना भाई, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को क्या किया गया है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइड किया गया है और उनको रिमूव कर सकते हैं सिमिलर टू जज सुप्रीम कोर्ट। तो करेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा ए 1 और 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 4 है विद रेफरेंस टू द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, एमसीसी की बात करनी है यार, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करनी है, एमसीसी की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट हैज़ नो लीगल बैकिंग एंड इज बेस्ड ऑन द कंसेंसस अमॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है जिसको हम आचार संहिता भी बोलते हैं, क्या उसका कोई लीगल बैकिंग नहीं है यार? बिल्कुल लीगल बैकिंग नहीं है, बिकॉज आपस में जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना वो आपस में कंसेंसस मतलब सहमति के साथ इसको लागू करते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन दैट। ओके, कुछ प्रोविजंस में आप इसको ट्रैक कर सकते हो, लाइक द आईपीसी के अंदर है ना क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर। बट हाँ कोई लीगल बैकिंग ऐसा नहीं कि इस एक्ट जो होगा, ये एक्ट जो होगा या फिर ये नियम जो होगा वो एमसीसी को डील करेगा। इट ट्रेस इट्स रूट टू अ कोड ऑफ कंडक्ट इशूड ड्यूरिंग द असेंबली इलेक्शन ऑफ केरला इन ईयर 1960। बिल्कुल सही बात है, ये इवॉल्व हुआ है भाई धीरे धीरे, और सबसे पहले तो इस प्रकार की जो चीज़ें थी वो 1960 में केरला की गवर्नमेंट में देखी, फिर उसको हमारे इलेक्शन कमीशन ने लेटर अडॉप्ट कर लिया कि भाई हाँ यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। 1991 में अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, केरला में पहली बार स्टार्ट हुआ था। एमसीसी के अंदर आप जनरल कंडक्ट क्या क्या नहीं कर सकते ये हम बात करें तो आप जो है कास्ट या फिर कम्युनल फीलिंग के नाम पे आप वोट नहीं ले सकते, किसी भी कैंडिडेट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते दूसरे को। ठीक है, एंड ब्राइब नहीं कर सकते यार वोटर्स को कि आप पैसा दे रहे हैं आप उसको ले जाओ और हमको दे दो वोट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये तो जनरल कनेक्ट हो गया। मीटिंग्स के अंदर आप क्या कर सकते हैं, पार्टिकल जो पार्टीज है ना दे मस्ट इन्फॉर्म द लोकल अथॉरिटीज़ है ना, लोकल पुलिस अथॉरिटीज़ किस वेन्यू पे और किस टाइम पे जो मीटिंग्स हो रहे हैं उसको फॉर द सिक्योरिटी अरेंजमेंट। प्रोसेसन की बात करें तो 2 और मोर कैंडिडेट्स जो हैं है ना दे कैन प्लान दी प्रोसेसन, मतलब जो रैली है अलॉन्ग द सेम रूट, बट जो ऑर्गेनाइजर है ना मस्ट एस्टेब्लिश अ कंडक्ट इन एडवांस टू इंश्योर द प्रोसेसन डू नॉट क्लैश। मतलब एक रूट में कर सकते हैं यार मतलब जो क्या बोलते हैं प्रचार, लेकिन एक साथ नहीं कर सकते। ठीक है, पोलिंग बूथ के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही वोटर होगा, ओनली वोटर्स होगा है ना, जिसके पास वैलिड पास है वही घुस पाएगा। एंड ऑब्जर्वर्स होंगे, मतलब इलेक्शन कमीशन जो होगा अपॉइंट करेगा ऑब्जर्वर जो कि रिपोर्ट करेंगे कोई भी दिक्कत होती है तो अगर। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है यार, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 और 2। तो ये एमसीसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तो चल रहा है ना इसीलिए बात कर रहे हैं इसकी। क्वेश्चन नंबर 5 है विद रेफरेंस टू द सीएजी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कंप्यूटर अटर्नी जनरल की बात करनी है भाई, हमसे करेक्ट पूछा गया है ना। भीमराव अंबेडकर ने कंप्यूटर अटर्नी जनरल क्या बोला है भाई, बुलवर्क ऑफ डेमोक्रेसी बोला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट बोला है। हाँ, इट इज़ द एजेंट ऑफ द पार्लियामेंट एंड कंडक्ट एन ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट। क्या एक एजेंट है पार्लियामेंट का? बिल्कुल सही बात है यार, एक तरह से आप इसको कैशियर बोल सकते हो पार्लियामेंट का। CAG work as a guardian of the public purse and control the entire financial system of the country at both the level सेंटर एंड द स्टेट। बिल्कुल सही बात है, सेंटर स्टेट दोनों के लेवल पे याद रखना। जो फाइनेंशियल पर्स है जो पैसा आता है किस में क्या में खर्चा हो रहा है उसको कौन देखता है, CAG देखता है। उसको बोल सकते हो गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स। हमारे से पैसा लेके तो यहाँ पे डाला जा रहा है, टैक्स लेके ही डाला जा रहा है।
द ड्यूटीज एंड द पावर ऑफ द CAG इन रिलेशन टू द अकाउंट ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट आर डिराइव फ्रॉम CAG एक्ट ऑफ 1971। जो पावर्स हैं भाई, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बोला है आर्टिकल 149 में कि हाँ पार्लियामेंट क्या बनाएगा, CAG बनाएगा, बट जो हमारे पास पावर्स या फिर ड्यूटीज़ हैं वो कहाँ पे है यार, CAG एक्ट में है। बिल्कुल सही यार, करेक्ट हो जाएगा D 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है यार, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द CAG विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। हमको फिर से बात किसकी करनी है, CAG की बात करनी है, हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है। CAG इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर। क्या 6 साल तक CAG ऑफिस होल्ड करता है या फिर 60 ईयर्स तक, वेन एवर इज अर्लियर। देखो भाई ये साफ साफ गलत है, बिकॉज सही तो है कि देखो 6 साल तक, बट 6 या फिर 65, नॉट 60। भाई 60 पे किसी को रिटायर कर देंगे, इससे ज़्यादा तो टीचर्स जो है 62 पे रिटायर होते हैं। तो दिस इज इनकरेक्ट। CAG इज रिमूव बाय द प्रेसिडेंट एंड दस होल्ड ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ना भाई ना, है ना, ये सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है, बिकॉज ही कैन ओनली बी रिमूव लाइक अ सुप्रीम कोर्ट जज। अपॉइंट जरूर प्रेसिडेंट कर रहा है। CAG सैलरी एंड अदर सर्विसेज कंडीशन डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, नो दे आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट एंड हिज सैलरी इज इक्वल टू दैट ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल सही बात, सैलरी इक्वल तो है जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के, बट इसके जो सैलरी है या फिर अदर कंडीशंस हैं उसको पार्लियामेंट डिसाइड करता है, नॉट प्रेसिडेंट। तो तीनों इनकरेक्ट हैं भाई, तीनों इनकरेक्ट है, आंसर हो जाएगा डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसीडर द फॉलोइंग ऑप्शंस। हमसे क्या पूछा है, विच ऑफ द अबव इलेक्शन आर कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन कौन से इलेक्शन है जिसको कौन कंडक्ट कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है। तो जो लोकसभा इलेक्शन होते हैं साउथ मुंबई के अंदर, जो लोकसभा इलेक्शन होगा उसको कौन कराएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराएगा, है ना। राज्यसभा के अंदर जो इलेक्शन होंगे पुडुचेरी के, वो कौन कराएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराएगा। लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन है उसको कौन कराएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाएगा। लेकिन जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या फिर पंचायत के जो इलेक्शंस होते हैं ना भाई, उसको स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है। इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, यस लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर द पार्लियामेंट के लिए मतलब लोकसभा और राज्यसभा के लिए, है ना। ये कौन कराता है, ये कराता है इलेक्शन कमीशन। पंचायत एंड म्यूनसिपालिटीज़ के लिए, है ना, ये हमारे पास कौन कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो ये आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 6, 1, 2, 3 एंड 6, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हमसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फंक्शन पूछा गया है। क्या पूछा गया भाई, फंक्शन पूछा गया है, क्या का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। ठीक है, फंक्शन किसका पूछा गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। डिटरमाइन द टेरिटोरियल एरिया ऑफ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज। जो इलेक्शन कमीशन है क्या वो टेरिटोरियल एरिया को देखता है यार, हाँ, क्या वो टेरिटोरियल एरिया को देखता है, बिल्कुल देखता है कि कितना कॉन्स्टिट्यूंसी का कितना टेरिटोरियल एरिया रहेगा, उसको कौन देखता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखता है। ग्रांट रिकॉग्नाइजेशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज, बिल्कुल सही बात है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को ग्रांट मतलब रिकॉग्नाइजेशन प्रोवाइड करता है, मतलब तरह से रजिस्ट्रेशन करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज अपना, कहाँ पे, इलेक्शन कमीशन के अंदर। जैसे हम अपना रजिस्टर कहाँ पे करते हैं, ऑफिस में करते हैं, कोई भी कॉलेजेस में करते हैं, कोई भी स्कूल्स में करते हैं, उसी प्रकार दे रजिस्टर देमसेल्फ विद द इलेक्शन कमीशन। री रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टीज फॉर अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस। देखो भाई, अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस के लिए जो डी रजिस्ट्रेशन करने का काम है वो किसके पास है, कि इलेक्शन कमीशन कर सकता है क्या नहीं कर सकता। भाई ये देखो, पहले ना इलेक्शन कमीशन ने ये पूछा सुप्रीम कोर्ट कि भाई मैं डी रजिस्टर करना चाहता हूँ, मेरे को पावर दो, बिकॉज अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारे हैं, बट वो बोला कि नहीं भाई आप सिर्फ रजिस्टर कर सकते हो, आप डी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। दिस इज नॉट रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टीज फॉर अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस, ये नहीं कर सकता इलेक्शन कमीशन। कैंसल पोल इन द इवेंट ऑफ रिगिंग, बूथ कैप्चरिंग एंड वायलेंस, बिल्कुल सही बात है, बूथ कैप्चरिंग या फिर वायलेंस के केस में हाँ इलेक्शन कमीशन कैंसिल कर सकता है इलेक्शन को, मतलब पोल्स को। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा 1, 2 एंड 4, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9 है यार, विथ रेफरेंस टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करनी है कि संविधान के अंदर कौन कौन से एक्सप्लिसिटली मेंशन है, साफ साफ बताए गए हैं।
मैनर ऑफ रिमूवल ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कैसे रिमूव करेंगे ये हमको बताया गया है, क्या बिल्कुल बताया गया है। आर्टिकल 324 जो है ये किसके बारे में बताता है कि भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस। कैसे, ऐसे ऐसे ही नहीं रिमूव कर सकते, आपको उसको इसी प्रकार से रिमूव करना पड़ेगा जैसे आप जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को रिमूव करते हो, ठीक है। सो ये मेंशन्ड है भाई कहाँ पे, आर्टिकल 324 में। क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर, क्या क्वालिफिकेशन जो है वो भी मेंशन्ड है यार। देखो क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं है ना, लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल मैंने बताया था ना, क्वेश्चन में हमने देखा भी था कि ऐसा कोई क्वालिफिकेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है क्या, नहीं है। टोटल टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमीशन ये मेंशन्ड है क्या, देखो टोटल टर्म तो मेंशन नहीं है, यहाँ पे बताया गया है कि जो 6 ईयर्स या फिर अंटिल दे कवर अंटिल दे अटेंड द एज ऑफ 65 ये बताया गया है, लेकिन कहाँ पे बताया गया है यार, इलेक्शन कमीशन एक्ट ऑफ 1991 में बताया गया है। Okay, so this is incorrect. Various condition of service of the chief election commissioner, क्या डिफरेंट टर्म्स ऑफ सर्विस या फिर कंडीशन ऑफ सर्विस के बारे में बताया गया है यार, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं बताया गया है। ये सब कहाँ पे दिया गया है यार, इलेक्शन कमीशन, कंडीशन ऑफ सर्विस है ना ऑफ द कमिश्नर एंड ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस एक्ट, यहाँ पे दिया गया है ना, जिसको हम ECI एक्ट भी बोलते हैं, ये वाला। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा 1 ओनली, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 है विद रेफरेंस टू द नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यार, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, इसका भी हम अलग तरीके से क्वेश्चन देखेंगे, है ना। और इसको ऐड किया गया भाई किसके अंदर, हमारे पास 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको एक स्टेटरी बॉडी की फॉर्म में बनाया गया था, बट बाद में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 के अंदर। नाउ इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। हमसे इनकैट पूछा है, NCBC इज अ स्टेटरी बॉडी एस्टेब्लिश्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ना भाई ना, ये एक स्टेटरी बॉडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन और द मंडल कमीशन रिकमेंडेड दैट द मेंबर ऑफ द OBC बी ग्रांटेड रिजर्वेशन टू 27% ऑफ जॉब्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। क्या मंडल कमीशन ने बोला था कि 27% रिजर्वेशन देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ये तो सही है कि 27% रिजर्वेशन बोला था मंडल कमीशन ने, बट इट इज़ नॉट द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन। फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन इज द काका केलकर कमीशन, है ना। सेकेंड इज व्हाट वी कॉल मंडल कमीशन, ठीक है। दिस इज इनकरेक्ट। केलकर कमीशन और द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास was established with the mandate to identify the socially and educationally backward classes in India। देखो भाई मंडल कमीशन जो है वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास कमीशन तो कहलाता है, बट इसका एस्टेब्लिशमेंट क्यों हुआ था, टू आइडेंटिफाई द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। आइडेंटिफाई सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस सही है, इट इज़ मंडल कमीशन, जिसको हमने बनाया था टू आइडेंटिफाई व्हाट सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, नॉट केलकर। मंडल कमीशन को हमने बनाया था टू आइडेंटिफाई दी एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेस। तो इनकट पूछा भाई, इनकट तो तीनों है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 11 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू इलेक्शन कमीशन। हमको बात उसी करनी है भाई, फिर से इलेक्शन कमीशन की बात करनी है। The Constitution itself has provided power to the Election Commission to demand necessary staff from the President and Governor। क्या संविधान ने ये ताकत दिया है भाई, बिल्कुल दिया है भाई। आर्टिकल 324 जो कि डील करता है किसके साथ, है ना, इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट के साथ, उसमें भी बताया गया है कि देखो जो इलेक्शन कमीशन है जो भी डिमांड उसको चाहिए नेसेसरी स्टाफ का वो कर सकता है प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर को। इलेक्शन कमीशन हैज़ पावर टू टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द ऑफिसर्स फॉर इनसबऑर्डिनेशन और डिलिक्शन ऑफ द ड्यूटी वाइल ऑन इलेक्शन ड्यूटी। जो इलेक्शन कमीशन है वो ये पावर रखता है कि जो
एक्शन है ऑफिसर्स के खिलाफ वो ले सकता है अगर वो अपना ड्यूटी ठीक से ना निभाए तो। देखो, इलेक्शन कमीशन शैल हैव द पावर टू रिकमेंड डिसिप्लिनरी एक्शन टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो कि इनकी डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी के लिए इनको पनिशमेंट देगा, है ना, वो रिकमेंड कर सकता है, एक्शन नहीं ले सकता। इलेक्शन कमीशन हैज गिवन पावर टू सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फॉर ऑल द इलेक्शंस टू द स्टेट लेजिस्लेचर। बिल्कुल सही बात है यार, सुपरवाइजरी रोल प्ले कर सकता है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं उनमें जो इलेक्शन हो रहा है उनके अंदर जो है ना इलेक्टोरल रोल्स बनाया जा रहा है उसको देखते हुए। तो करेक्ट हमसे पूछा गया यार, करेक्ट हो जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 है विद रेफरेंस टू आर्टिकल 324, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पावर कन्फर्ड अंडर आर्टिकल 324 is subject to limitation when parliament or the state legislature has made a valid law relating to or in connection with election। मतलब फिर से पढ़ते हैं, पावर कन्फर्ड आर्टिकल 322 इज सब्जेक्ट टू लिमिटेशन। क्या बिल्कुल सही बात है यार कि जो इलेक्शन कमीशन के पास जो पावर है क्या वो लिमिटेड है यार? बिल्कुल लिमिटेड है, बिकॉज पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो नियम बना रही है वो इसके ऊपर एक तरह से लिमिटेशन का काम करती है। व्हेन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर हैज मेड अ वैलिड लॉ रिलेटिंग टू दिस while exercising power the election commission shall be conform to the rule of law and amendable to norms of natural justice, है ना। while exercising power election commission shall be conform to the rule of law, बिल्कुल सही बात। जब अपना पावर को वो इस्तेमाल करे तो वो हमेशा ये ध्यान में रखे कि हाँ भाई वो रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चलेगा, है ना, बेनिफिट्स के लिए चलेगा सबके, एंड नेचुरल जस्टिस के नॉर्म्स को फॉलो करे। सो ये सही है यार, है ना। आर्टिकल 324 में ही दिया हुआ। करेक्ट हम इनकरेक्ट हमसे पूछा गया है, इनकरेक्ट दोनों करेक्ट है तो नाइदर 1 नॉट 2 इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ द ऑफिस ऑफ CAG दैट इज कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 रिकॉर्ड द फर्स्ट रेफरेंस टू द ऑफिस ऑफ ऑडिटर जनरल। बिल्कुल सही बात है यार, पहली बार जो ऑडिटर जनरल का जो ऑफिस था वो हमारे पास सर एडमंड डुरॉन ने एक तरह से अपॉइंट किया था फर्स्ट ऑडिटर जनरल को, ठीक है। एंड वो कहाँ से डिराइव किया था? एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से डिराइव किया था, और सबसे पहली बार एडमंड डुरॉन इनको अपॉइंट किया गया था। अपॉइंट इन्होंने नहीं किया था, इनको अपॉइंट किया गया था फर्स्ट ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। है ना, 1860 में अपॉइंट किया गया था 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को देखते हुए। मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म इन 1918 मेड द ऑफिस ऑफ द CAG इंडिपेंडेंट फ्रॉम सोवरिन। बिल्कुल सही बात है, पहले सोवरिन था कि अपने डिसीजन खुद ले पाता था, अब वो इंडिपेंडेंट हो गया, किस, है ना, 1918 में ये बना दिया इन्होंने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर ऑफ 1936 लेड डाउन कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द ऑडिटर जनरल एंड डिफाइन हिज ड्यूटीज एंड पावर। बिल्कुल सही बात है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 के अकॉर्डिंग जो हमारे पास गवर्नमेंट का ऑर्डर आया था 1936 में, उसने हमारे पास बताया कि क्या क्या हमारे पास ऑडिटर जनरल के क्या क्या ड्यूटीज़ बनते हैं, क्या क्या पावर्स हैं। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा D, 1, 2 एंड 3 तीनों सही है भाई। क्वेश्चन नंबर 14 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ CAG। बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस है यार। CAG इज अपॉइंटेड बाय वारंट अंडर द हैंड एंड द सील ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या सामने सामने, बिल्कुल सही बात है, सामने सामने रख के सील मारता है। ये सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खड़ा रहेगा, उसके सामने उसको सील मार के उसको, है ना, उसको अपॉइंट करेगा, ये बिल्कुल सही बात। CAG ऑफ इंडिया डज नॉट टेक ओथ। गलत बात है भाई, CAG भी ओथ लेता है। और थर्ड शेड्यूल के अंदर हमारे पास किसके बारे में बात की जा रही है? ओथ के अंदर ओथ की बात की गई है CAG की, ठीक है। एंड और जो हमारे पास सेकेंड शेड्यूल है वहाँ पे अलाउंसेस की बात की गई है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात की जा रही है ना। थर्ड शेड्यूल के अंदर दो चीज़ इंपॉर्टेंट जो कि लोग भूल जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जज का ओथ के बारे में भी बात की आई है एंड CAG के ओथ के बारे में भी बात की गई है। दोनों को देखता कौन है? रेसिडेंट है शायद। सो डज नॉट बोल रहा है, गलत बोल रहा है यार। इफ इट इज़ द प्रेसिडेंट हु प्रिस्क्राइब द फॉर्म इन विच द अकाउंट ऑफ द यूनियन एंड स्टेट शैल बी मेंटेन एंड कीप्ड। जो अकाउंट है यूनियन एंड स्टेट का उसको कैसे रखेंगे उसको कौन बताएगा? प्रेसिडेंट बताएगा। क्या? बिल्कुल सही है, प्रेसिडेंट बताएगा।
तो सीएजी के बारे में मैक्सिमम चीजें जो कि कौन देखता है यार, प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट का बहुत कम रोल है यहाँ पे, याद रखना। तो आप थोड़ा लॉजिक समझना, जो कि इंपॉर्टेंट चीजें हैं एकदम उसको पार्लियामेंट के हाथ में दिया गया है, और जो थोड़ा मोड़ा ठीक ठाक चीजें हैं उसको प्रेसिडेंट के हाथ में दिया गया है, बट पार्लियामेंट ही है इनडायरेक्टली, बिकॉज प्रेसिडेंट इज एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ना। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा 1 और 3, आंसर जाएगा 14 का ए। 15 है भाई, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द पावर ऑफ सीएजी। सीएजी की बात करनी है। सीएजी इज ऑथराइज्ड टू ऑडिट अकाउंट रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ऑल स्टेट्स। बिल्कुल सही बात है यार, सीएजी जो है इंडिया तो इंडिया स्टेट्स के कंसोलिडेटेड फंड के अंदर भी ऑडिट कर सकता है, यहाँ तक यूनियन टेरिटरीज जिनके पास असेंबलीज है, लेजिस्लेटिव असेंबली, उनका भी कर सकता है। सीएजी कैन ऑल्सो ऑडिट पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया बट नॉट कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। नहीं भाई, सीएजी जो है अंडर आर्टिकल 267, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंटिजेंसी फंड बोलते हैं ना, उसको भी यहाँ पे क्या कर सकता है, ऑडिट कर सकता है। एंड हमारे पास पब्लिक अकाउंट जो है, जो कि आर्टिकल 266 के अंदर आता है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, उसको भी ये ऑडिट कर सकता है। ठीक है, तो ये बोलता है नॉट कंटिजेंसी बोल रहा है, नो इट इज करेक्ट, नो इट इज इनकरेक्ट, बिकॉज इट कैन आल्सो ऑडिट कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जो इमरजेंसी पर्पस के लिए होता है। सीएजी कैन आल्सो ऑडिट लोकल बॉडीज ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट और गवर्नर। बिल्कुल सही बात है, अगर प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट करेगा तो क्यों नहीं भाई, बिल्कुल सही। तो हमारे पास आंसर जाएगा 1 और 3, करेक्ट है 1 और 3, तो हमसे करेक्ट तो पूछा है, आंसर जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है यार, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सीएजी, दैट इज कंट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करें। कंट्रोलर नहीं, कंट्रोलर है, ठीक है, याद रखना। दो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, द सर्विस कंडीशन डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। यार इसको अपॉइंट कौन करता है यार, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ये तो सही है, बट इसकी जो सर्विस की कंडीशन है उसको कौन डिटरमाइन करता है, पार्लियामेंट, जो कि सैलरी, सर्विस कंडीशन, ये सब चीज़ों को, ठीक है, याद रखना। अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, गलत मत करना यार। अ कैबिनेट मिनिस्टर कैन रिक्वेस्ट सीएजी इन, और अ कैबिनेट मिनिस्टर कैन रिप्रेजेंट सीएजी इन पार्लियामेंट, ये सही है भाई। नो मिनिस्टर कैन रिप्रेजेंट सीएजी इन पार्लियामेंट, उसका जिम्मेदारी अलग होता है यार, वो नहीं है तुम मैं रिप्रेजेंट कर लूंगा बोलेगा तो नहीं कर सकता। ओनली प्रूवेंट मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी कैन बी द ग्राउंड फॉर द रिमूवल ऑफ सीएजी। बिल्कुल सही बात है ना। हमने बोला कि जो सीएजी है इट इज रिमूव्ड एज सिमिलर एज सुप्रीम कोर्ट जज, एंड सुप्रीम कोर्ट जज को कैसे रिमूव करते हैं, प्रूवेंट मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, है ना। एक और चीज़ बता दूं, प्रेसिडेंट को रिमूव करने के क्राइटेरिया में हमारे पास क्या है भाई, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है यार, कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है, कंफ्यूज किया जाएगा, मेरा तो कंफ्यूज करता है ऐसे लिख के कि ग्राउंड क्या है, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोल के सही की गलत बताओ बोलता, लेकिन ये नहीं है ग्राउंड, बिकॉज इनको रिमूव किया जाता है एज अ सुप्रीम कोर्ट जज, एंड सुप्रीम कोर्ट जज के रिमूव करने का ग्राउंड क्या है, प्रूवेंट मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, वेयर डज द इलेक्शन कमीशन गेट द पावर टू एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। जो डिस्क्वालिफिकेशन अगर करेंगे मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट का, कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, बिकॉज दे होल्ड ऑफिस अंडर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, दे आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट। उस कंडीशन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछना पड़ता है। अगर एडीएल की बात करो तो एडीएल के रेफरेंस में स्पीकर के पास पावर है, स्पीकर के पास पावर है, इसमें पूछना नहीं पड़ता, इसमें इलेक्शन कमीशन को पूछना नहीं पड़ता। बट अगर हमारे पास बात करें डिस्क्वालिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, तो अगर उनके रेफरेंस पर आपको डिस्क्वालीफाई करना है, कौन डिस्क्वालीफाई करता है, प्रेसिडेंट डिस्क्वालीफाई करता है, इसको इलेक्शन कमीशन को पूछना पड़ेगा, ठीक है। सो where does the election commission get the power to advise the president on the matters relating to the disqualification of the member of the parliament, ठीक है। कहाँ से उसको ये पावर मिला है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1951 से ये पावर मिला है कि वो प्रेसिडेंट किसको पूछेगा, इलेक्शन कमीशन एडवाइस किसको करेगा, प्रेसिडेंट को। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। हमको इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की बात करनी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, दे होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर, ना भाई टर्म ऑफ 5 ईयर एंड 65 ईयर, 5 ईयर और 65 ईयर,
के स्टेटमेंट सही है ऐसा क्या, बट इट इज इनकरेक्ट यार। 6 सही है, लोग कंफ्यूज जाएंगे इस चीज को कि इसके 5 साल कहाँ पे दिया गया है, कहीं नहीं दिए, इट इज 6 and 65। ठीक है, सो दिस इज करेक्ट। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर पासिंग अ रेजोल्यूशन बाय बोथ द हाउस विद स्पेशल मेजोरिटी। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज रिमूव्ड एज अ सुप्रीम कोर्ट जज, और सुप्रीम कोर्ट जज को रिमूव करने के लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा दोनों हाउस में। The Constitution has debarred the retiring election commission from further appointment by the government। ना, कहीं डिबार्ड नहीं है भाई, he is eligible for further appointment। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंफ्यूज मत होना। एक आदमी है जो कि फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, एक आदमी है जो कि एलिजिबल है। हु इज एलिजिबल फॉर फर्दर अपॉइंटमेंट? CGI, सॉरी CGI बोलता हूँ, CAG। एक ऑफिस और है जो कि फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, वो कहाँ पे जहाँ पे इस्तेमाल आएगा मैं बता दूंगा। करेक्ट हमसे पूछा गया है यार, करेक्ट हो जाएगा 1 and 2, आंसर हो जाएगा यहाँ पे A। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर आर ऑडिटेड बाय द CAG ऑफ इंडिया। इनमें से कौन कौन से रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर को ऑडिट करता है CAG? ठीक है, इनमें से कौन से रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर को ऑडिट करता है CAG, ये हमसे पूछा गया है। ऑल बॉडीज एंड अथॉरिटीज सब्सटेंशियली फाइनेंस फ्रॉम द सेंट्रल द स्टेट रिवेन्यू। जिस बॉडीज या फिर अथॉरिटीज को फाइनेंस किया जाता है स्टेट या फिर सेंट्रल रिवेन्यू से, उनको CAG क्या ऑडिट करता है? बिल्कुल करता है यार। गवर्नमेंट कंपनीज को ऑडिट करता है, बिल्कुल करता है यार। ठीक है ना, और इसकी पावर्स एंड ड्यूटीज को कौन बताएगा? पार्लियामेंट बताएगा। और उनको ऑथराइज कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन करता है। ठीक है, अदर कॉर्पोरेशन एंड बॉडीज व्हेन सो रिक्वायर्ड बाय रिलेटेड लॉज। बिल्कुल सही बात है, और कोई लॉ के अंदर अगर बोले कि भाई तुम इनको भी ऑडिट करो तो वो करता है। ठीक है, तो आर्टिकल देखो भाई, CAG के बारे में जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वो आर्टिकल 149 है ना, ये CAG के बारे में। अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के बारे में देख रहे हैं तो आर्टिकल 324 जो है वो इंपॉर्टेंट है, इन रेफरेंस टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अकाउंटेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो अपॉइंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट, तो अकाउंटेबल किसको होगा? प्रेसिडेंट को। ऐसा लगेगा बट इट इज इनकरेक्ट यार, ही इज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। गलत मत करना, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। है ना, इसकी एग्जीक्यूटिव के साथ अकाउंटेबिलिटी होती है। अकाउंटेबिलिटी एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव मतलब एक तरह से पार्लियामेंट। ऐसा बोल सकते हो कि CAG इज द एजेंट ऑफ द पार्लियामेंट। अब वो क्या कर रहा है? पार्लियामेंट के रेफरेंस में ऑडिट कर रहा है। सो याद रखना इस लाइन को, CAG इज द एजेंट ऑफ पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है यार? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। CAG की बात करनी है। डिपार्टमेंट्स आर ऑथराइज्ड टू ड्रॉ मनी बाय इशूइंग चेक्स विदाउट स्पेसिफिक अथॉरिटी फ्रॉम द CAG। डिपार्टमेंट्स बिना अथॉरिटी मतलब बिना स्पेसिफिक अथॉरिटी के CAG के क्या पैसा निकाल सकते हैं यार? बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिकॉज इसका काम ऑडिट करने का है। पैसा निकालने है कोई ये राजा नहीं है भाई, बस पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है उसको बस इस देखने का काम है। कंट्रोल नहीं है कि इशू मनी जो करोगे उसका, नो कंट्रोल ओवर इशूइंग मनी। द ड्यूटीज एंड द पावर ऑफ द CAG of India regarding issuing money from concert fund of India are equivalent to that of the CAG of the Britain। गलत है भाई, बिकॉज आप याद रखना ब्रिटेन के अंदर जो एग्जीक्यूटिव है ना, दे कैन ड्रॉ फ्रॉम द मनी, है ना। जब तक CAG अप्रूव ना करे तब तक वो पैसा नहीं निकाल सकते। बट इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है भाई, इंडिया के अंदर जो पावर है सिर्फ और सिर्फ ऑडिट करने का है, कोई इसका रोल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ब्रिटेन के अंदर एक अलग ही पावर है, बिना CAG की मर्जी से आप 1 रुपया नहीं निकाल सकते वहाँ पे। बट इंडिया के अंदर बस उसको ऑडिट कर निकाल लो यार, खर्चा कहाँ पे हो रहा है उसके बाद ही देखता है कि यार खर्चा कैसे हुआ है। इनकट हमसे पूछा यार, दोनों इनकट है तो आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। अच्छा देखो, फर्स्ट में सही बोल रहा है, विदाउट स्पेसिफिक अथॉरिटी, बिल्कुल सही बात है। विथ नहीं बोला है, विदाउट बोला है।
तो ये सही है यार कि बिना उसकी मर्जी के, है ना, वो पैसा निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल सही निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इनका हो जाएगा बी। क्वेश्चन 22 है सीएजी हैज नो रोल इन द ऑडिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉर्पोरेशन। सीएजी का नो रोल कहाँ कहाँ पे है भाई? एलआईसी ऑफ इंडिया का, इस यहाँ पे एलआईसी के जो ऑडिट है उसमें इसका कोई रोल है क्या? ना, क्योंकि ये प्राइवेट ऑडिटर्स जो होते हैं एलआईसी को ऑडिट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इसका रोल नहीं है, सही बोला, इसका रोल नहीं है यहाँ पे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कौन ऑडिट करता है भाई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कौन ऑडिट करता है? क्या सीएजी इसको ऑडिट करता है? ना भाई ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सीएजी ऑडिट नहीं करता, ये प्राइवेट अथॉरिटीज ऑडिट करते हैं, जैसे कि एसबीआई को भी, है ना, आरबीआई को भी, ये सबको कौन करता है? प्राइवेट ऑडिटर्स करते हैं। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को भी प्राइवेट ऑडिटर्स करते हैं। एयर इंडिया, देखो भाई एयर इंडिया को कौन ऑडिट करेगा? इसको करेगा सीएजी। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, इसको कौन करेगा? सीएजी करेगा, ठीक है ना। बिकॉज कुछ ऐसे कॉर्पोरेशन हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा ऑडिट? सीएजी करेगा, जैसे कि दी ऑयल एंड नेचुरल गैस, एयर इंडिया, एयरलाइंस कॉर्पोरेशन, उन लोगों को, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, इनको सिर्फ और सिर्फ सीएजी ऑडिट करेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मैंने बोला भाई इसको ऑडिट कौन नहीं करता, इसको ऑडिट कौन करता है? प्राइवेट ऑडिटर्स करते हैं। तो एसबीआई, आरबीआई, है ना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई, इनको कौन ऑडिट करता है भाई? दिस आर ऑडिटेड बाय द प्राइवेट ऑडिटर्स। तो इसको ऑडिट नहीं करता तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, इसको ऑडिट नहीं करता तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, इसको ऑडिट नहीं करता तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। एलआईसी को भी कौन करता है भाई? प्राइवेट ऑडिटर्स ऑडिट करते हैं। तो करेक्ट हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 6, दिस आर ऑडिटेड बाय द प्राइवेट ऑडिटर्स। क्वेश्चन नंबर 23 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। हमको बात किसकी करनी है? एमसीसी की बात करनी है, आचार संहिता की बात करनी है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करनी है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। एनफोर्सेबल बाय लॉ है क्या? बिल्कुल गलत। इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ एंड बिकॉज इट इज नॉट एनफोर्सेबल, क्यों? बिकॉज ये कोई स्टैट्यूटरी नियम नहीं है भाई, कैसे कई संविधान में कहीं जगह ऐसे नहीं लिखा है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाना है। तो ये इट इज़ ए नॉन स्टैट्यूटरी यार, जब स्टैट्यूटरी है ही नहीं, नियम ही है नहीं, तो आप इसको कैसे एनफोर्स कर सकते हो? सो इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल पावर टू द इलेक्शन कमीशन फॉर कंडक्टिंग फेयर इलेक्शन। बिल्कुल सही बात है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है क्या? गलत बात है, ऐसा लगेगा, बट इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल यार। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन ही नहीं, जब नियम ही नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन अंदर कैसे मेंशन होगा यार? द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज लीगली बाइंडिंग अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। भाई इसका कोई स्टैट्यूटरी बेकिंग नहीं है, इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, सो ये लीगली बाइंडिंग कैसे होगा? लीगली कैसे होगा जब लॉ ही नहीं है? तो ओके, दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा तो करेक्ट तो कोई नहीं है भाई, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 24 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। वीवीएम की बात, सॉरी ईवीएम की बात की जा रही है। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। द मशीन हैव बीन डेवलप्ड बाय द सीडैक पुणे एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भेल। सीडैक और भेल ने मिलकर इसको बनाया है क्या? वीवीएम को? ना भाई ना, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL ने, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड प्लस भेल ने मिलकर बनाया है। यहाँ पे कोई सीडैक का रोल नहीं है यार, ठीक है। दिस इज इनकरेक्ट। इन 2004 द पार्लियामेंट अमेंडेड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1950 टू प्रोवाइड प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। देखो भाई, है ना, हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करने के लिए है ना, हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को अमेंड तो किया, बट नॉट ऑफ 1950 बट ऑफ 1951। दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट तो कोई सा भी नहीं, आंसर हो जाएगा नाइदर 1 नॉट 2, डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गए भाई 34 क्वेश्चन टोटल हमने देखे हैं,
ठीक है। सीएजी से क्वेश्चन कवर किया यार, इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन कवर किए। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है यार। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से भी हमने क्वेश्चन देखा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से भी हमने क्वेश्चन देखा ना। ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके बिना आप समझ लेना आपका पॉलिटी अधूरा है यार, आपके कॉन्सेप्ट अधूरे हैं। इनको दिमाग में बसा लेना है अपने को, अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल लेना है, बिकॉज ये कब क्वेश्चन काम आ जाए। अभी चुनाव साल ही चल रहा है यार, हर 2 साल में कहीं ना कहीं हर 6-7 महीने में चुनाव होते ही रहता है, तो हर साल समझ लेना क्वेश्चन तो आएगा। तो इसलिए हमको तैयारी अच्छी से रखनी है यार।